मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन जो है वो आप लोगों का बहुत ही शानदार रहेगा और अच्छे से फुल एनर्जी के साथ में पूरे दिन को आप लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। एक छोटी सी बात यार, जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी उसको देखकर क्या फील होता है? आप लोगों को लगता है कि ज़िंदगी परफेक्ट होती है? नहीं भाई, ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ होती है। हम लोगों को अपने एफर्ट डालकर उसको परफेक्शन की ओर ले जाना होता है। जिसने जितने शानदार एफर्ट लगाए वो उतने ही शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाता है। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कितने एफर्ट आप लोग वहाँ पर डाल पाते हैं। आप लोगों को कई बार ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेगी जब ये लगेगा कि नहीं यार, आज बस इतना ही करते हैं, इसके बाद में करने की जरूरत नहीं है। और कई बार हार मानने का मन करता है कि बस हो गया, इससे फालतू यार हम लोग ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। और फिर से उठकर जब आप लोग चलते हैं तो कई बार तो आप लोगों का मन जो होता है वो आप लोग को इस तरीके से खींच रहा होता है कि बस रुक जाओ, बस अब नहीं जाना है आगे, तुम्हारे बस की है ही नहीं है। और फिर भी आप लोग अपने मन को हराकर उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हो। वहीं से ही एक नए युग के एक नए योद्धा की स्टार्ट होती है और वहीं से ही आप लोग अपने आप को समझना स्टार्ट कर देते हो कि ये मन है तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों को करना क्या है। तो ज़िंदगी में यार कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना 1000 बार सोचो, पर लेकिन फिर एक बार ले लो ना डिसीजन, फिर पीछे नहीं हटना है जब तक कि उसको होने के पटक के मार न दो। और हर एक इंसान को दिन में अप्स एंड डाउन आते हैं, आप लोगों के भी आते हैं, मुझे भी आते हैं, हर एक इंसान को आते हैं। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कितनी शानदार तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलना है। तो मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। और सबसे प्यारी बात बताऊँ आप लोग यहाँ पर, देखो कितनी प्यारी बात बोली गया, द रोड टू सक्सेस एंड द रोड टू फेलियर आर ऑलमोस्ट द सेम। यानी कि अगर बात करूँ, इसी क्लास में बैठकर बच्चे टॉप कर रहे हैं, जैसे कि एनडीए रैंक फर्स्ट आप लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब उनसे बात हुई तो शानदार तरीके से उन्होंने बताया कि सर मॉर्निंग में उठकर वीडियो देखा करता था करंट अफेयर को सर, उसके बाद में रनिंग करने जाया करता था। तो ये सारी चीज़ें बताई। तो आप लोग यहाँ से सोचिए, एक इंसान जो है उसका एनडीए क्लियर भी नहीं हुआ होगा, वो भी एक आधा इसी क्लास में बैठा होगा। तो कहने का मतलब ये कि टीचर जो हैं वो बच्चों को नहीं बनाते हैं, बच्चों को तो सबको एक जैसे ही टीचर पढ़ाते हैं। अब बच्चा कितना एफर्ट डालता है वहाँ से बात निकल कर आती है। इसी क्लास में से लोग सक्सेस भी हो रहे हैं, इसी क्लास में से लोग फेलियर भी हो रहे हैं। तो यानी कि क्लास दोनों की सेम है, पर डिफरेंट क्या रह गया, वो है आप लोगों ने जिस तरीके से एफर्ट डाला वो। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो जितना एफर्ट डालोगे उतनी ही ज़िंदगी शानदार होती चली जाएगी। कैसा रहा आखिरी महीना? आखिरी महीना जो आप लोगों का गया, यानी कि लास्ट मंथ जो इनके जो अप्रैल था, उसको कितने मार्क्स देने चाहोगे? कैसे यूटिलाइज किया? 10 में से कितने नंबर देने चाहोगे? और इस महीने में क्या चीज़ें हैं जो आप लोग इंप्रूव करना चाहोगे? एटलीस्ट एक चीज़ कौन सी है जो आप लोग इंप्रूव करना चाहोगे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, कल इनसे ज़्यादा न्यूज़ में शायद ही कोई था, बताइए कौन है? ये तो आप लोग बता ही दोगे कौन है। ये बताइए कि कौन से नंबर की थी ये मन की बात। बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि क्या चल रहा है। पर हाँ चलो सही है, देशवासियों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पर हाँ, मीडिया जो है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में जंतर मंतर पर हमारे बहुत सारे प्लेयर बैठे हुए हैं, उनको कवरेज ही नहीं मिल रहा है, जबकि वो जेन्युइन मुद्दा है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज भी हैं जिनके ऊपर बातें होनी चाहिए रियलिटी में, मीडिया उनको छोड़ देता है। कोई हीरो हीरोइन घूम रही है, उनके पीछे लगे रहते हैं कैमरे लेकर। जो रियलिटी में हीरो हैं हमारे देश के जो योद्धा हैं, उनको इग्नोर किया जाता है कई बार मीडिया के द्वारा। तो ये गलत चीज़ है। मीडिया को फोर स्तंभ माना जाता है, पर वो लगता नहीं है कभी कभी कि स्तंभ जो है वो अपना काम कर रहे हैं। आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में, आप लोग जरूर बताएगा। बाकी अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। नया महीना है, शानदार तरीके से स्टार्ट करिए। आप लोगों का दिन है, आप लोगों को बनाना है, शानदार तरीके से इसको निचोड़ लीजिए। फीडबैक जरूर दिया करो जैसी वीडियो लगती है। इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर भी, दोनों जगह आप लोगों को मिल जाएगी। और किस किस ने टेस्ट दिए कल दोनों, ये जरूर बताएगा। अच्छे से पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, कैसी रही परफॉर्मेंस, अपने मार्क्स भी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि मार्क्स कैसे आए हैं, मैं जानना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज है 1 मई और 1 मई जो है वो इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे एक ऐसा डे है जो कि दुनिया में लेबर की जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लेबर्स जो है उनकी कंडीशन अगर सुधरे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ सुधरेंगी। क्योंकि जो भी सामान आज के डेट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेबर फोर्स के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। तो इसलिए उनका खुश रहना जरूरी है। अगर जितनी लेबर जो है वो खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी, अच्छे से अपना काम अच्छे से करेंगी, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि और ज़्यादा देश जो है वो प्रोस्पर होता हुआ नजर आएगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। खासकर फोकस क्या था, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया यहाँ पर, जिसको ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन बोलते हैं इन 1884 में यहाँ पर, जिसके द्वारा बोला गया कि 8 घंटे का बेसिकली पूरा दिन में काम होना चाहिए। वो भी इंसानी है, ऐसा नहीं कि आप लोग जानवरों की तरह उन्हें लगाए रखे हो।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम बेसिक ऐसा होना चाहिए कि उनको भी थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का। कम से कम यहाँ पर आप लोग इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है जब हम लोग लेबर के बारे में बात करते हैं। तो यानी कि अमेरिका से निकाल कर लाया गया और फिर आगे चलकर इसको हम लोगों ने इंटरनेशनल डे बोल दिया। इंडिया के अंदर में जब आप लोग बात करेंगे इसको क्या बोला जाता है, तो ये यहाँ पर आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, इसको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर कामगार दिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी कि हमारे देश में इसका अलग नाम है पर लेकिन डेट वही है, यानी कि 1 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन सकता है, इसके बारे में याद रखिएगा। और खासकर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है, जिसको आप लोग लेबर कमिश्नर के नाम से भी कई बार जानते हैं, ठीक है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। तो ये बेसिकली फॉर्म इसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेशनल रिलेशन एंड लेबर लॉज जो है वो आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं जब आप लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यार, कुछ शॉर्ट्स न्यूज़ स्टार्टिंग में डालनी स्टार्ट की हैं ताकि कुछ जो प्रेजेंट टाइम पर अपडेट चल रही हैं उनका पता चल सके। तो 3-4 शॉर्ट्स न्यूज़ जो है स्टार्टिंग में कवर कर लिया करेंगे 5-7 मिनट के अंदर में, फिर लॉन्ग न्यूज़ रहा करेगी और फिर अपना जो पैटर्न है वो चलता ही रहेगा। वीडियो के एंड में जो आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे कि रामसर साइट हो गया या क्वेश्चंस हो गए या फिर आप लोगों के लिए जो वोकैबलरीज वगैरह होगी वो चलती रहेंगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने आते ही रहेंगे। इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में बड़े ही बेहतरीन आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर क्या है, यह एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा कि फर्स्ट इंडियन विलेज जो कि डिक्लेयर किया गया अभी रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर में, इसको पहले क्या बोला जाता था, इसको लास्ट विलेज बोला जाता था, अभी इसका नाम फर्स्ट इंडियन विलेज। ये यहां पर अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर बात करें तो इसको माना बॉर्डर बेसिकली यहां पर देखते हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माना। आप लोग देखने को मिलेगा जो लास्ट था उसको फर्स्ट बोल दिया, तो मतलब नाम चेंज किया गया क्योंकि चाइना के बॉर्डर के साथ में मिलता हुआ ये आखिरी गांव है। अगर इधर से देखेंगे तो इसको फर्स्ट विलेज का नाम यहां पर दे दिया गया है रिसेंटली अभी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक तो राज्य कौन सा है उत्तराखंड के अंदर में, यहां पर नाम क्या दिया गया है, फर्स्ट इंडियन विलेज इसका नाम दिया गया है यहाँ पर। और जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर, कम्युनिटी कौन सी पाई जाती है, तो ये है भूतिया कम्युनिटी। तो जो भूतिया कम्युनिटी है ये लोकल है, यहाँ पर अपना झोपड़ी वोपड़ी बनाकर उस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर अब एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराई जाएगी और खासकर जो ऊन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जो वुलन वगैरह वो सब चीजें यूज करते हैं, तो उसके बारे में याद रखिएगा यहाँ पर, इसमें इनका काफी बड़ा योगदान रहता है। और लोकेशन इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग न्यूज रहती है छोटी छोटी, पर लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को वनडे टाइप एग्जाम में प्रीलिम्स वगैरह में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ब्रो बोलते हो, और ब्रो क्या हाल है, तो ये जो ब्रो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने, बायोडीजल के बारे में बात की जा रही है। खासकर अगर बात करें तो हमारे देश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आप लोगों को पता होगा जब एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं हम लोग अपने देश में एनर्जी। लगभग मोटे मोटे तौर पर बोले तो 85% जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल और लगभग 55% जो गैस है नेचुरल गैस, अगर बात करें यहाँ पर हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं ये। तो इसी के ऊपर काम किया जा रहा है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में। बायोडीजल जो प्रोजेक्ट है, खासकर अगर इसको हम लोग रिड्यूस करें इसके ऊपर डिपेंडेंसी, तो अयोध्या सिटी के अंदर में इसको अभी यहाँ पर वीटो कंपनी है बेल्जियम की, वो इसको लॉन्च करने जा रही है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर इसके, अभी आप लोगों को पता है कि राम मंदिर का निर्माण वहां पर चल रहा है, अगले साल तक ओपन कर दिया जाएगा। तो इसके चलते बहुत सारे लोगों ने वहां पर विजिट करना स्टार्ट कर दिया है और आगे आगे लोगों का जो विजिट है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अलग से, ताकि वहां पर इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, तो बायोडीजल का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में भी है। तो ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एक डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है इससे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी क्रिकेट के जो प्रेमी हैं उनको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल जो क्रिकेट है बेसिकली उसके दुनिया में यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि लिस्ट जो टेस्ट डेट वगैरह है वो डिसाइड कर दी गई है। 7 जून से लेके 11 जून तक चलने वाला है 2023 में, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो प्रीलिम्स वगैरह है वो तो नहीं बढ़ जाएगा, पर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर यानी कि ईपीएफओ का पेपर है वो आप लोग का बचा रहेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अलग ही डायरेक्शन में रहना, ठीक है। यहाँ पर कैप्टन जो है वो रोहित शर्मा और केएस जो एक भारत है वो विकेट कीपर के रूप में यहाँ पर एक तरीके से टीम डिसाइड कर ली गई है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी और न्यूज़, अभी पता है आप लोगों को हमारी एक मूवी है जिसको अभी रिसेंटली ऑस्कर मिला, बताइए मूवी का नाम क्या है।
तो यहाँ पर उस मूवी के नाम से पूरी दुनिया के अंदर में तहलका मचा रखा था उसके सॉन्ग ने। तो यहाँ पर अभी बात की जा रही है 2024 के अंदर में जो ऑस्कर की बात की जा रही है, तो 96th एडिशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया जाएगा 10 मार्च 2024 से। और कहाँ पर है ये डोल्बी थिएटर लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में फंक्शन देखने को मिलेगा। तो मतलब इसकी डेट कंफर्म कर दी गई है। ठीक है, अब की बार जो ऑस्कर मिले हैं हमारी जो मूवीज को, उनका नाम आप लोग एटलीस्ट जरूर याद रखिएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हमारे देश की मूवी न्यूज में रही है, जो एलिफेंट से रिलेटेड मूवी का नाम आप लोगों को याद आ रहा है, कौन सी थी वो बताइए जरा, देखता हूँ किस किस को याद है। बताया भी था आप लोगों को। तो आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं, तो बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर याद रखनी है। ठीक है, कई सारे बच्चों को कल एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत देखने को मिल रही थी। उसका रीजन ये था कि एप्लीकेशन में कई सारी बड़ी अपडेट की गई हैं। अभी आप लोग जाओगे तो जो नीचे वाला सेक्शन है यहाँ पर, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बदली हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों का डायरेक्ट हेल्प चैट यहाँ पर लगा दिया है ताकि डायरेक्ट आप लोग मेल कर सको। और यहाँ पर जो पोर्शन था बेसिकली उसमें भी कई सारे चेंजेस अभी किए गए हैं ताकि और उसको थोड़ा सा आसान बनाया जा सके। ठीक है, आने वाले टाइम पे और कई सारे चेंजेस हैं यहाँ पर। इसमें अभी कई सारे बच्चे बोले हैं सर एनसीईआरटी की किताब प्रोवाइड करा दो। जी हाँ, उसके लिए काम स्टार्ट कर दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक्स जो है जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने लगेगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में, सारी की सारी किताबें। तो आप लोग यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। अभी जैसा बोला था, तो यहाँ पर अभी आप लोग की 5 महीने की और 5 की या फिर 6 महीने की और जो है हिंदी की बेसिकली जो मंथली वीडियो होती है ना, उसकी हिंदी की पीडीएफ आप लोगों की अपडेट कर दी गई है। तो यानी कि अब आप लोगों के पास में क्या हो गया, जो 2023 की जनवरी फरवरी मार्च की हिंदी और इंग्लिश दोनों की है यहाँ पर जो पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, और 2022 की जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, आई थिंक जून की है या नहीं है, मैं अभी थोड़ा सा डाउट में हूँ क्योंकि उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है टीम के द्वारा। तो यहाँ पर उसको अपडेट कर दिया गया है, तो मैं उसको कंफर्म कर बता दूंगा, पर 5 महीने की तो कंफर्म है। तो इसको जाकर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और पेड कोर्स के अंदर भी जो कई सारी पीडीएफ थी वो भी आराम आराम से अपडेट की जा रही है। सारी इस वीक के एंड तक आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि डिले थोड़ा सा इसलिए हो जा रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक साथ ट्रांसलेट कर उसको अपलोड किया जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले है। तो पेशेंस बनाए रखिएगा, और जिसका एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो उसको प्ले स्टोर में जाकर एक बार अपडेट कर लेना। और अगर कभी कभी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो StudyLoverVir.in पर जाकर आप लोग ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग याद रख सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर जो क्विज होता है उसको रेगुलर आप लोग अटेम्प्ट किया करो। अब तो मजा आ गया होगा ना क्विज वालों को भी, उसमें अब एक्सप्लेनेशन आप लोगों को डायरेक्ट ही दिख रहा है जैसे ही ऐप को आप लोग अपडेट करोगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कितने क्वेश्चन गलत किए हैं कितने सही किए हैं, कल एक बार थोड़ा सा डिटेल में और एक्सप्लेन कर दूंगा दिखाकर अंदर की चीजें, ताकि आप लोग समझ पाओगे। प्रैक्टिस जरूर करो, 10-12 क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ पर हो जाते हैं आराम से, ज्यादा ही बल्कि इसी इतने ही क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर देखो आप लोग उसका रिविजन भी कर रहे हो, तो आप लोगों का क्वेश्चन कभी एग्जाम में छूटेगा नहीं अगर इस तरीके से प्रैक्टिस को लेकर चलोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी जो एपीएफसी की तैयारी कर रहा है तो अपना अच्छे से एंजॉय करो चीजों को। ओके दोस्तों, ये अपने आप में इतनी बड़ी न्यूज़ है कि इसके सामने कई सारे स्टार भी लगा लो तो कम पड़ जाएंगे। और खासकर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर हमारे कोर्ट की, हमारी कंट्री की जुडिशरी अगर कुछ ऐसी बातें बोल दे तो ये अपने ही आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब क्या है, अभी मैं आप लोगों को सारी बातें एक एक कर समझाऊंगा जिससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हाई कोर्ट बेसिकली इससे पहले भी ये बातें बोल चुका है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर सारे स्टेट को डायरेक्ट कर दिया है कि कोई भी अगर हेट स्पीच फैलाता है, कोई भी अगर हेट क्राइम करता है सामने वाले के साथ में, उल्टी सीधी बदतमीजी से बात करना, किसी के रिलीजन के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, एक तरीके से सोसाइटी में सौहार्दपूर्ण माहौल है उसको खराब कर देना, ऐसी कोई भी अगर हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो इतनी बड़ी बात बोल दी सुप्रीम कोर्ट ने कि बिना सोचे समझे उसके ऊपर आप लोगों को FIR दर्ज करना है। सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पर ये भी बोल दिया है, जो मुझे वास्तव में लगा कि मैंने कहा इतना सख्त लोंडा कैसे बन गया सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली अगर देखा जाए तो। ये मैं थोड़ा सोचने के लिए मजबूर भी हो गया था कि ऐसी बात कैसे बोल दी कि अगर कोई स्टेट इस बात को नहीं मानेगा, यानी कि जो बात बोली ना कि हेट स्पीच अगर हो रही है उसके खिलाफ अगर स्टेप लेना है, तो अगर कोई इसको स्टेप नहीं ले रहा है तो इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कि कोर्ट का कंटेम्प्ट, यानी कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जाएगा। उस स्टेट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर कोई भी स्टेट या फिर उसकी पुलिस ये सब करने में हेजिटेट होती है। तो ये अपने ही आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है यार, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ धमकी दे दी, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, कुछ बेसिक बातें पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और इस टॉपिक की ग्रेविटी को समझ सकें।
संविधान के अंदर में दोस्तों जब आप लोग पार्ट 3 के अंदर में जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 यानी कि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक रखे हुए हैं। इसमें अगर आप लोग बात करेंगे, हम लोग बात करते हैं फ्रीडम के बारे में, यानी कि हमारी आज़ादी है तो हम लोग अपनी आज़ादी के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि राइट टू फ्रीडम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पॉलिटी के अंदर में। राइट टू फ्रीडम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें याद होगा आप लोगों को ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक हम लोगों को देखने को मिलता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में जब हम लोग पर्टिकुलर बातें करते हैं तो आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 19 आप लोगों की इस पर्टिकुलर जो फ्रीडम को इंजॉय करने में आप लोगों की हेल्प करता है। पर लेकिन ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इनके ऊपर कई सारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपने जजमेंट दिए जा चुके हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि बस आप लोगों की फ्रीडम बस आप लोगों की फ्रीडम है और किसी की फ्रीडम नहीं है। यानी कि मान लीजिए मेरी फ्रीडम है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से आज़ादी इंजॉय कर सकता हूँ, किसी के साथ में बातें कर सकता हूँ, कहीं घूम सकता हूँ, मेरी आज़ादी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आज़ादी इतनी बड़ी आज़ादी है कि वो किसी दूसरे की आज़ादी छीनने लगे, यानी कि मैंने कुछ ऐसी हरकतें कर दी कि सामने वाले की आज़ादी जो है उसमें विघ्न पड़ने लगा। मेरी आज़ादी तब तक ही मेरी आज़ादी है जब तक वो सामने वाले की आज़ादी पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल रही है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बात हमारे संविधान निर्माता भी जानते थे, तो उन्होंने इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल 19 के सेकंड पोर्शन ही बना दिया कि ये जो आज़ादी है ना ये एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि अगर देश की सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के बारे में बात करेंगे, या फिर हमारे देश के रिलेशन किसी और देश के रिलेशन के बारे में बात करेंगे और कोई ऐसी हरकतें करता है कि ये सब इनमें विघ्न पड़ता है, देश की सिक्योरिटी में विघ्न पड़ता है, किसी के साथ में हमारे रिलेशन खराब हो जाए उसमें विघ्न पड़ता है, तो आपकी आज़ादी को बेसिकली क्या करेंगे, उसको गड्ढे में डालकर ऊपर से दफना देंगे। यानी कि आज़ादी आज़ादी नहीं रहेगी, देश पहले है। ये बात ऑलरेडी संविधान के अंदर भी लिखी हुई है। तो फिलहाल के टाइम पर हमारे देश के अंदर में अगर हम लोग बातें करते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तो संविधान के जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाते हैं तो उसमें 3 लिस्ट रखी हुई है। एक को आप लोग बोलते हो बेसिकली यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हो स्टेट राज्य की सूची, तीसरे को बोलते हो कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो जो लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन रखने वाला सब्जेक्ट है वो रखा हुआ है बेसिकली स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो यानी कि राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो होम मिनिस्ट्री उनसे पूछे कि भाई साहब ये क्या हो गया, ठीक है, तो फिर बोलते हो कि हमको एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की बात करने दो, पर आप लोग कर नहीं पाते हो, तो ये गलत बात है। इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा हर स्टेट की अपनी पुलिस है। तो स्टेट की पुलिस क्यों है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। तो गुजरात की अपनी पुलिस है, यूपी की अपनी पुलिस है, बिहार की अपनी पुलिस है, पंजाब की अपनी पुलिस है, तमिलनाडु की अपनी पुलिस है, केरला की अपनी पुलिस है। तो सबकी अपनी अपनी पुलिस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ से ये हो गया कि हर एक स्टेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता है अपने आप, पर ये पावर यूनियन टेरिटरी के पास नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं कई बार आप लोगों ने देखा होगा पास्ट में चिल्लाते हुए नजर आते थे कि भाई साहब हमको ये पावर मिलनी चाहिए, बेसिकली पुलिस हमारे पास में होनी चाहिए। पर जो हमारे देश की केंद्र सरकार है वो यहाँ पर बोलती है कि ये मुद्दा ऐसा है, इसको हम ही संभाल लेंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है वो एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि देश की एक तरीके से कैपिटल भी है, और वहाँ पर अलग अलग देश की आप लोगों को एम्बेसी भी नजर आएगी। और देश की कैपिटल में कुछ होता है तो पूरी दुनिया में न्यूज़ बनती है, तो वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिल्ली पुलिस की है, और दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो अगर दिल्ली के अंदर में कुछ होता है यहाँ पर इस तरीके का, तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो सीधा एक तरीके से होम मिनिस्ट्री को पकड़ेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है वो उनके हाथ में है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ा सा न्यूज़ के ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं कि मुद्दा क्या है पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया स्टेट को कि रजिस्टर करो FIR कोई भी हेट स्पीच जैसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं विदाउट एनी कंप्लेन। ये मैंने बोला कि उन्होंने बाकायदा एक तरीके से ऑर्डर दिया है कि कोई ऐसा नहीं कि कोई कंप्लेन करेगा हेट स्पीच हुई है यहाँ पर तब जाकर FIR रजिस्टर करोगे। अगर कहीं से भी आप लोगों को पता चलता है कुछ ऐसा इशू होता है तो उसके लिए कंप्लेन रजिस्टर करने की भी कोई जरूरत नहीं है, उनको पकड़कर जो है जेल में डालो। जो भी हेट स्पीच यहाँ पर फैलाता है, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हो, यहाँ पर एक तरीके से ये हमारे देश का सेक्युलर जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। आप लोगों को पता है इसके बारे में, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्टिंग से ही निहित है, पर लेकिन पर्टिकुलर हमारे देश में संविधान में संशोधन किया गया
कौन से नंबर का संशोधन किया गया ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि पॉलिटी की जब मैंने क्लास ली थी सेक्युलरिज्म वाली, खासकर बात करें तो प्रियम्बल वाली, उसमें मैंने ये डिटेल में चीज़ें आप लोगों को बात की थी। ठीक है, पॉलिटी के लेक्चर यूट्यूब के भी ऊपर है, मैंने तसल्ली में आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, और एप्लीकेशन के ऊपर भी अभी रिसेंटली आप लोगों को पढ़ाया था। तो यहाँ पर ये सारी तसल्ली में चीज़ें आप लोगों की कवर करा रखी है, तो मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसके में आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा संविधान में संशोधन करके प्रियम्बल के अंदर में इसको ऐड किया गया था, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये बताना है कि कौन कौन से शब्द प्रियम्बल के अंदर में ऐड किए गए थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। और अब तक आज तक प्रियम्बल प्रस्तावना के अंदर में कितने अमेंडमेंट हुए हैं ये भी आप लोगों को बताना है। तो यहां पर साफ साफ बोल दिया कि सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता वाला नेचर है हमारे संविधान के द्वारा हमको प्रोवाइड कराया गया है। तो इसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 153A है, सेक्शन 153B है, सेक्शन 505 जो एक तरीके से ये है, या फिर 295A है, तो ये सारे के सारे इस तरीके से बातें करते हैं कि दो धर्म के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी की फीलिंग, किसी की भावना को हर्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, पब्लिक में कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, चीज़ें जो है ना एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए। तो जानबूझकर कोई किसी के साथ में एक तरीके से ना दुर्भावपूर्ण माहौल करे, किसी के रिलीजन को गाली दे दे, सार्वजनिक रूप से कोई शरारत करता हुआ यहाँ पर नजर आए, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता हुआ नजर आए, कोई भी ऐसी बदतमीजी करता हुआ पकड़ा जाए, तुरंत उसको पकड़ो और जेल के अंदर में डालो, और फिर उसको जो है तसल्ली से सिखाओ कि ये नहीं करना होता है। कोई भी राज्य अगर ऐसा नहीं करेगा, किसी भी पब्लिक, कोई भी पुलिस जो है अगर ऐसा करने में हेजिटेशन दिखाएगी, यानी कि उनको लगेगा कि नहीं यार हिचकिचाहट है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मानूंगा। और तुमको बताया जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, ठीक है तुमको सबको मुर्गा बना के मुझे लाइन में लगा देना है, तो ये वाली बातें हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कि सिमिलर ऑर्डर ऑलरेडी पास किया जा चुका था अक्टूबर 2022 में, तो उसके हिसाब से इमीडिएट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जो भी कम्युनल वायलेंस यहाँ पर फैलाता है हमारे देश के अंदर में। ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इतना सतर्क लोंडा क्यों बन गया, इतना सख्त लोंडा क्यों बन गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे वो बहुत ही रेस्पेक्टेड कोर्ट है। अगर आप लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश में एक ऐसा माहौल बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, संविधान को इंप्लीमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ताकि पूरा का पूरा देश जो है वो अच्छे से हमारा चल सके, एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छे से मेंटेन रह सके, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर वो इस चीज को समझते हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर अगर खुद गवर्नमेंट जो है इसको ढंग से नहीं लेकर चलती है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सके और ये चीजें ढंग से इंप्लीमेंट की जा सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट साहब जो है वो इतने सख्त बिहेवियर यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप लोगों को पता है हमारा देश कितना डाइवर्स है, इतने सारे रिलीजन है, इतनी सारी कास्ट है, इतने सारे रीजन है, अलग अलग जो एरिया से लोग अपने अपने एरिया में डिवाइडेड हैं। तो अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो एक तरीके से पूरा माहौल खराब हो सकता है, एक सेकंड के अंदर देश के अंदर आग लग जाएगी। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टेट की भी है और यहाँ पर कोर्ट की भी है और हमारी भी है कि हम लोग इसको शांति में बनाकर रखें अपने देश के अंदर में। इसीलिए आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी, ताकि इन चीज़ों को हम भी फोकस दे सकें, देश में शांति बना सकें। हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज को किस पार्ट में रखा गया है, तो याद रखिएगा पार्ट 4A के अंदर में रखा गया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल आप लोगों को बताना है आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। इसमें भी अमेंडमेंट किया गया, हालांकि वो पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, अगर किसी को आंसर देना है तो देना कि कौन सा लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में ऐड की गई थी और वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई थी। ये तो रिसेंटली अभी ये जो करंट अफेयर के लेक्चर होते हैं इसमें मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोगों को याद होगा। तो बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसके ऊपर आगे भी कई सारे आर्टिकल छपते हुए नजर आएंगे और यहाँ से डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बन जाएगा किसी भी सेक्शन में से और ऑलरेडी बन भी चुका है यहाँ से। तो ये एक रिवीजन भी आप लोगों का यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो रिवीजन हमेशा करते रहिए, रिवीजन एक सक्सेस की चाबी बोला करते हैं उसको, अगर ढंग से लेकर चलोगे तो कभी भी आप लोग समस्या में नहीं रहोगे। कैसा लगा जरूर बताना, और कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, और पॉलिटी का कोई भी लेक्चर में आप लोगों को डाउट हो जाकर सर्च कर लिया करो, यूट्यूब के ऊपर सारे लेक्चर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए पड़े हुए हैं, उनको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर। दोस्तों दुनिया के सामने अभी ऐसे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि जब रसिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे थे, जिस इंडिया के ऊपर हम लोग खूब प्रेशर बनाएंगे दबाकर, वो इंडिया उसके जस्ट अपोजिट जाएगा। आज की डेट में यूएस से गाना गा रहा होगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, और वो जो है क्या नाम है जो बाइडन साहब बैठकर रो रहे होंगे। रीज़न क्या है,
उन्होंने खूब शानदार दंड भेद लगाए किस तरीके से इंडिया को रशिया के अपोजिट में लेके जाना है। पर जो आंकड़े निकल कर अभी सामने आए हैं भाई साहब, उन्होंने नेक्स्ट लेवल की अभी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। मतलब क्या है, पूरा डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और ये जो आर्टिकल है ये आप लोगों का एक कंप्लीट टॉपिक तैयार करने वाला है। मतलब क्या है, अगर कल को रसिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा एक टॉपिक आप लोगों का तैयार हो जाएगा। कल को क्वेश्चन पूछ ले जाए, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली अभी वियतनाम को लेकर, तो रसिया को लेकर अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोगों के प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होंगे यहाँ पर, और आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं तसल्ली में टॉपिक को तैयार करना। तो अच्छे से सुनिएगा, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आखिर न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले तो ये आप लोगों को याद रखना है, रिसेंटली रसिया के जो डिप्टी पीएम हैं वो अभी इंडिया की विजिट पर थे और 24वें नंबर की अभी इनकी वार्तालाप हुई, यानी कि इंडिया इंटर गवर्नमेंटल जो कमीशन है इसके बारे में बात की जा रही है, ये इंडिया के अंदर हुआ। तो रसिया और इंडिया का जो इंटर गवर्नमेंटल यानी कि सरकार से सरकार के बीच में जो वार्तालाप है उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर बातें बताता हूँ, यहाँ पर बेसिकली इस मीटिंग के अंदर में क्या क्या मुद्दे देखने को मिले। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिक इंडिया और रशिया के रिलेशन कैसे हैं, तब आप लोग चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। पर लेकिन इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि रसिया और इंडिया को एक बार आप लोगों को मैप में निहार लेना चाहिए, तो इससे अच्छे से आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ये है अपनी प्यारी कंट्री, हमारी कंट्री का मैप यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बिल्कुल शानदार तरीके से। इंडियन ओशियन जो है दुनिया में एक ऐसा ओशियन जो कि हमारे देश के नाम पर है। ऊपर आप लोग जाओगे तो रसिया दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोगों को चाइना देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन अभी पूछा गया था मैप बेस्ड क्वेश्चन कि यहाँ पर सैंडविच कौन है रसिया और चाइना के बीच में, तो यह है मंगोलिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर तिब्बत और इंडिया के बीच में नेपाल है, इसी पैटर्न में देखने को मिलेगा आप लोगों को मंगोलिया। तो यहाँ पर इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी रिलेशनशिप के बारे में मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा, इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई वो बात करूंगा, जिससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सको। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा दुनिया भर में ये चल रहा है कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो किस तरीके से यहाँ पर रसिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि जैसे कि यूरोप हो गए, अमेरिका हो गए, और इसी के साथ में वो सारे देश जो उनके सहयोगी हैं पूरा सपोर्ट उनको कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कई सारी दुनिया के जो देश हैं वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। जैसे कि बात करें आज की डेट में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो रसिया के साथ में अपना व्यापार करते हैं, उसमें से हम भी एक देश हैं। तो यहाँ पर हमको कई बार तो पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। रीज़न क्या है कि रसिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इसीलिए रसिया और इंडिया के जो पेमेंट सिस्टम है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसेंटली अभी कि दोनों रुपी और रूबल में व्यापार करेंगे, ठीक है। तो ये भी इसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज़ में था। अभी अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडिया भी काफ़ी लार्ज स्केल पर एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि रसिया को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। मतलब जिस टाइम पर दुनिया रसिया को दुत्कार रही है उस टाइम पर इंडिया दुनिया के साथ रसिया के साथ में सबसे बड़ा व्यापार कर रहा है। जो रसिया कभी हमारे टॉप 5 में भी नहीं हुआ करता था व्यापार के मामले में, आज के डेट में काफ़ी बढ़कर शानदार पोजीशन पर पहुंच गया है। और इसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है कि उसको एक कोई कम से कम पार्टनर मिला हुआ है दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री, जिसको वो काफ़ी लार्ज स्केल पर डिफेंस एक्सपोर्ट भी बेचता है। अगर बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात करेंगे, दोनों देश के काफ़ी उम्दा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन सब मुद्दों पर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे हम लोग वाइड रेंज में अभी इकोनॉमिक ट्रेड या फिर ह्यूमैनिटेरियन जो कोऑपरेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। आप लोगों को याद होगा जब यूक्रेन के ऊपर रसिया ने बम्बार्डमेंट की, इंडिया के बोलने पर कुछ टाइम के लिए रोक दी थी अपनी बम्बार्डमेंट, ताकि हमारे देश के जो सिटीजन हैं वो निकलकर वहाँ से बाहर आ सके। तो यहाँ तक आप लोग चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसके बारे में बात करेंगे तो अब यहाँ पर चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। अब तक जो था यहाँ पर रसिया जो था आसपास भी नहीं हुआ करता था, अभी बढ़कर आई थिंक 7 या 8वें नंबर पर बिगेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर में आ गया। अभी आगे डिस्कस करूंगा मैं वो पॉइंट भी आप लोगों से, ठीक है, जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कितने लार्ज स्केल पर अभी हम लोग आज की डेट में ऑयल और फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं रसिया से। अच्छा यहाँ देखिए आप लोग समझोगे, यहाँ पर सबसे टॉप पर ट्रेडिंग पार्टनर हमारा रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है। चाइना जो है वो दूसरे नंबर पर है, यूएई तीसरे नंबर पर है, सऊदी अरेबिया चौथे नंबर पर है, इराक नेक्स्ट देखने को मिलेगा, फिर इंडोनेशिया। जो यहाँ पर अगर बात करेंगे ये आप लोगों के सामने है रसिया, जो कि कितने पर आ गया है, 7th पोजीशन पर आ गया है, ठीक है। और ये लास्ट ईयर तक 25वें नंबर पर हुआ करता था। तो यहाँ से इतना लार्ज स्केल पर हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो तेल वगैरह इंपोर्ट किया है, फर्टिलाइजर वगैरह, कि आप लोग समझ सकते हैं कि ये 25वें नंबर से 7वें नंबर पर आ गया है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए
कि कितना लार्ज स्केल पर हमारा और रसिया के बीच में व्यापार हुआ है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि फिलहाल के टाइम पर किस तरीके से सांप लेट रहे होंगे यूएसए की बेसिकली कमर पर, या फिर आप लोग बोलते हैं कलेजे पर, ठीक है। पर यहाँ पर भी एक चीज़ मैं समझाने वाली आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आज की डेट में अगर इस व्यापार को आप लोग देख रहे हैं, ये व्यापार तो सही है, पर लेकिन एक मुद्दा काफ़ी बड़ा है। अगर हम लोग आज की डेट में रसिया से इक्विपमेंट खरीदते हैं तो नॉर्मली जो है यूएसए को आज की डेट में कहीं ना कहीं यानी कि मिर्च लगनी चाहिए कि हाँ हम लोग रसिया से क्यों अपने इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, खासकर डिफेंस इक्विपमेंट। पर लेकिन रसिया से हम लोग जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, यूएसए को इससे ज़्यादा चिड़न होती नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीज़न है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पता है यूएसए को कि इंडिया जो भी इक्विपमेंट रसिया से खरीदेगा, एट द एंड ऑफ द डे उनको इस्तेमाल कहाँ पर करेगा, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं करेगा चाइना के खिलाफ। और यूएसए ऑलरेडी क्या चाह रहा है, वो ऑलरेडी चाइना को टैकल करना चाह रहा है। तो इसलिए जब भी कोई मुद्दा आता है, यूएसए से हम लोग राय भी नहीं पूछते हैं कि भाई साहब तुम्हारी राय क्या है, यानी कि तू कौन कि मैं खमा खा, वो वाली बात है यूएसए की। अभी जब अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के नाम चेंज किए चाइना ने, वो जो कि अक्सर वो बदतमीजी करता रहता है, बिना यानी कि पैंदी का लोटा है, कुछ भी करता रहता है। तो यूएसए अपने आप ही बिना किसी से पूछे ये कह रहा है कि हाँ ये गलत बात है, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। अरे भाई वो हमारा पार्ट है, तुमको वेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हमारा पार्ट था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। वो तो चाइना है, अपनी बदतमीजी काटता रहता है, उसको काटने दो। तो ये क्या हो गया, ये यानी एक तरीके से बिना बात में किसी के काम में तुम आकर टांग अड़ा रहे हो, वो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये दिखाना कि हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। अरे वो इंडिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये कहता है कि हम तुम्हारे साथ है तुम्हारे मुद्दे पर। तो भाई साहब तुम रसिया और यूक्रेन की लड़ाई वाले मुद्दे पर हमारे साथ में आकर खड़े हो जाओ यार। ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर जो इनकी ये डिप्लोमेसी हुआ करती थी वो आज की डेट में इतना काम नहीं कर रही है। क्यों? बहुत सारे ऐसे पास्ट में एक्सपीरियंस रहते हैं इंसान के, जिनसे इंसान सीखता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे 1971 की वॉर के टाइम पर आप लोगों को पता था, ये भाई साहब देश यूएसए, जिसको हम लोग इतना आज की डेट में प्यारा मित्र बोलते हैं, ये उस टाइम पर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था पाकिस्तान के सपोर्ट में, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त नहीं है और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। कभी भी कोई भी आकर दोस्त बन सकता है, कोई भी आकर दुश्मन बन सकता है। यहाँ पर खेल होता है बस इंटरेस्ट का, यानी कि आप लोग का इंटरेस्ट है तो दोस्त है और इंटरेस्ट नहीं है तो दुश्मन है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोनों दोस्त डी से ही बनते हैं, दोस्त तो चाहे दुश्मन। 1 मिनट में दोस्त दुश्मनी में बदल जाता है अगर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा एक तरीके से कॉलेज वगैरह में भी कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं मानते तो चला से कुट्टा, ठीक है तू मेरा दोस्त नहीं। फिर वही गाना गाओगे, दोस्त दोस्त ना रहा है। तो अभी ऐसा एक अलग तरीका पैटर्न आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन में देखने को मिलेगा कि हर एक कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट में बातें कर रही है। जैसे हम लोग जब बोलते हैं, जब मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है, अक्सर अगर आप लोग बात करोगे कि हम लोग रसिया का सपोर्ट क्यों करते हैं, भाई साहब हमारा इंटरेस्ट है रसिया को सपोर्ट करने में। रसिया ने अक्सर हमारा साथ दिया है, आज की डेट में काफ़ी लार्ज स्केल पर हम लोग उनसे इक्विपमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। दूसरी साइड में अगर आप लोग बात करोगे कि तुम भी तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो ना, है हम भी तो पाकिस्तान के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं रखते हैं, फिर तुम पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों करते हो। तो ये इंटरनेशनल सिनेरियो में ये सब नॉर्मली चलता रहता है। तो इसलिए कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ऐसी ऐसी बातें हैं जो अक्सर सामने निकल कर आती है। तो कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, यूनाइटेड नेशन के अंदर में हम लोग कभी भी रसिया के खिलाफ में नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके पास में एक परमानेंट सीट है और अक्सर हमारा साथ देता हुआ नजर आता है कई बार रसिया यूनाइटेड नेशन के अंदर भी। तो इसलिए हमारे लिए तो फायदेमंद ही है यार अगर देखा जाए तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी आगे और सारे मुद्दे डिस्कस करेंगे, अभी ये तो बेसिक चीज़ें बता दी मैंने। ये कुछ आंकड़े हैं, हालांकि इस तरीके के आंकड़े जो हैं अक्सर क्वेश्चन में पूछे नहीं जाते हैं, पर फिर भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। जैसे आज की डेट में दोनों के बीच में जो व्यापार है बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं, जब दोनों सामान खरीदते और बेचते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर अभी देखोगे तो ये टोटल मिलाकर 18,000 मिलियन के करीब क्रॉस होता हुआ नजर आता है। पर लेकिन इसमें ज़्यादा फायदा किसको है, वो है रसिया को, क्योंकि रसिया ने एक तरीके से अगर बात करें हमको जो एक्सपोर्ट किया है वो है यहाँ पर 17,236 मिलियन और इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है वो है ओनली 992। तो यानी कि डिफरेंस आप लोग देखो तो इसकी वजह से जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव है अगर हम बात करें रसिया के फेवर में है, यानी कि हम लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं ना कि उसको बेच रहे हैं। अगर बात करें पहले ये कम था, यहाँ पर लगभग 3,254 था अगर लास्ट ईयर की बात करें, और यहाँ पर 9,000। देखिए एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, ये जैसे कि आप लोग देखोगे ना, जैसे जितना बेच रहे हैं और जितना एक तरीके से हम लोग खरीद रहे हैं, तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसे हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो देश बेच रहा होता है ना वो प्रॉफिट में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में उसके टाइम पर जब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस देश को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है
उस देश का सामान जब कहीं और जाता है तो वो बना बनाया सामान कहीं और बेच रहे हैं जाकर एक तरीके से, तो आप लोग बोल सकते हैं कि उसके वहाँ पर और इंटरनेशनल करेंसी भी आती है। तो इसलिए गैप जब हम लोग बातें तो उसको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है। तो यहाँ पर 3000 था जब हम लोग बात करें इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था, पर लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ पर खरीदा था एक तरीके से, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 9000 था। तो डिफरेंस आप लोग यहाँ पर देखिए, पर लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही जबरदस्त वाला डिफरेंस आ गया फिलहाल तो इसकी वजह से ट्रेड जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो ये कुछ और टाइम के डेटा दे रखे हैं, इनको रटना नहीं है, पर फिलहाल जो है हमारा जो टोटल ट्रेड है उसमें 2% हो गया है अगर देखोगे लगभग, जो कि इतना कभी रहा नहीं था। इंडिया का जो टोटल व्यापार अगर बात करोगे पहला, ठीक है, अभी क्रॉस कर यहाँ पर ये इस पोजीशन पर आ गया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अगर इस प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को देखा जाए। तो ये जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है अगर देखोगे आप लोग उठाकर पिछले टाइम में। तो यहाँ पर इसीलिए बोल रहे हैं कि जो ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो गया कितना, ये 3.54, ठीक है, 2021-22 के बाद में अगर आप लोग देखोगे। पर लेकिन पिछले कुछ टाइम पे देखोगे तो 2.1% सबसे ज़्यादा यहाँ पर था, फिर 2% रहा, अभी लगभग 3.5% हो गया टोटल जो यहाँ पर ट्रेड होता है रिसे के साथ में अगर इसको कंपेयर करोगे तो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ये अगर इसको ढंग से एनालिसिस करके देखा जाएगा, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब दुनिया में आग लगी हुई है, ठीक है। तुम आग लगाते रहो, हम अपनी रोटियां सेक कर चले जाएंगे। यही होता है इंटरनेशनल सिनेरियो में। आज की डेट में जो यूक्रेन इतना शांति प्रिय देश था वो भी इंपोर्ट में हथियार की खरीदारी में टॉप पर आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए चाहते हैं, जैसे कि अगर बात करें पहले अगर यूएसए को आप लोग देखोगे जितना वो एक्सपोर्ट करता था हथियार, उसमें उसकी काफ़ी इजाफा हो गया एक्सपोर्ट करने में, तो उसकी तो मार्केट चलती है भाई साहब। आज की डेट में ना बिजनेसमैन है भाई साहब, ठीक है, कोई किसी का भला नहीं चाह रहा, सामने वाले के मरता है तो मरे, बर्बाद होता है बर्बाद हो जाए, हमारी इंडस्ट्री चलती रहनी चाहिए, ये पूरा मुद्दा देखने को मिलेगा, ठीक है। खतरनाक चीज़ है। इंडिया और रशिया के अगर पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में बात करेंगे, एनर्जी के कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बारे में बात की जाए, स्पेस कोऑपरेशन, साइंस एंड टेक कोऑपरेशन, तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब रशिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि अगर बात करें एनुअल मीटिंग होती है हमारी, हाईएस्ट लेवल की डायलॉग देखने को मिलेगा दोनों कंट्री के बीच में। ब्रिक संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन G20 में हम लोग पार्टनर हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। इनफॉर्मल समिट हमारी होती है। इनफॉर्मल समिट का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं जैसे यार दोस्त से मिलने चले जाते हो आप लोग ऐसे कुछ भी पहनकर, ठीक है, पर लेकिन अगर कहीं मीटिंग में जाओगे तो फॉर्मल शर्ट वगैरह डाल के जाओगे तो ये देखने को मिलता है। वैसे बेसिक डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल समिट में? बेसिक डिफरेंस अगर आप लोग देखोगे तो वो ये है, जब किसी देश में कोई लीडर जाता है फॉर्मल समिट पर तो पहले जाते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद में पब्लिक में आके बताते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या बातें की। पर लेकिन जब इनफॉर्मल तरीके से जाते हैं तो फिर पब्लिक में वो मीडिया को आकर बताते नहीं है, ये अनौपचारिक होता है, ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब है फॉर्मल इनफॉर्मल, तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर दोनों ही चाहते हैं कहीं ना कहीं, अगर बात करें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में रिफॉर्म होने चाहिए, तो इस पर दोनों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यूएन आज की डेट में ऐसी बॉडी हो गई है। पहले यहाँ पर रसिया और यूक्रेन का मुद्दा आप लोग देख लो, उससे पहले इजराइल का और जो पैलेस्तीन वाला इशू आप लोग देख लो, अभी यहाँ पर बात करें तो यमन, और इसी के साथ में जो सऊदी अरेबिया वाला इसी देख लो, अभी साउथ सुडान के अंदर, जो सुडान के अंदर में क्या हो रहा है आप लोग वो देख लो। मतलब कहीं पर भी जो भी चल रहा है आज की डेट में, उसमें यूएन क्या करता है, हम इस सिचुएशन को कंडेम करते हैं। कंडेम करने के लिए बैठा रखा है तुझे कुछ काम भी कर लिया कर तो कंडेम करते रहते हैं बैठे बैठे, हमको ये पसंद नहीं आ रहा, तुझे पसंद आने से क्या होता है, हमारे लोग मर गए। तो ये काफ़ी एक खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। परमानेंट मेंबरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके बारे में सब बात करते हैं कि इंडिया जो दुनिया में सबसे पॉपुलस कंट्री हो गया आज के डेट में, उसके पास में परमानेंट मेंबरशिप नहीं है यूएन की, तो फिर किसके पास में क्या फ़ायदा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिसमें यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की आज की डेट में, उसके पास में परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। और वहाँ पर आप लोग देखोगे तो यूके फ्रांस दो लिए बैठे हैं एक ही छोटे से यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर में। तो ये एक दोगलापन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसके ऊपर काम करना चाहिए कि उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा सोचो जो ऑलरेडी यहाँ पर इसमें प्रेजेंट नहीं करते हैं अपना आप को। एनर्जी कोऑपरेशन में हमारा काफ़ी साथ देता है। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अगर बात करेंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी कंपनी है मिलकर काम करती हैं। रसिया से हम लोग काफ़ी गैस और ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी में कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर में जो है वो रसिया के कोऑपरेशन से ही बना हुआ है, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में रसिया जो है वो अभी यहाँ पर बात करें इंडिया को सपोर्ट करते हैं एनएसजी के अंदर में,
इसका मेंबर बनाने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें और भी कई सारे हमारे देश के अंदर में जब जब न्यूक्लियर जो पावर प्लांट लगाने की बात की जाती है, रसिया सबसे पहले मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर रसिया और इंडिया की जो एजेंसी है वो मिलकर काम करती है। स्पेस के फील्ड में हमारा इसरो और रसिया का रोस्कोसमोस ये भी यहाँ पर काम कर रहे हैं आने वाले टाइम में, और पहले भी काम कर चुके हैं, ठीक है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम भी दोनों ने साइन किया था, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को याद होगा पुराने टाइम में, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री उठाकर देखी हो, 1984 की बात की जा रही है। विंग कमांडर राकेश शर्मा जब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, ये आसमान में गए थे, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर भी रसिया का सपोर्ट देखने को मिलता था उस टाइम पर। हालांकि रसिया नहीं, उसको सोवियत यूनियन बोलते थे। और इनसे पूछा गया ऊपर से हमारा देश कैसा दिखता है, तो इन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा। तो शब्द भी कई बार यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दोनों मिलकर काम करते हैं कई तरीके से। बेसिक साइंस कोऑपरेशन भी दोनों का देखने को मिलता है। इसी के साथ में ट्रेडिशनल नॉलेज में जो डिजिटल लाइब्रेरी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसमें रसिया इंडिया नेटवर्क की बात की जा रही है। इस पर डिस्कस किया था ना मैंने अभी, जैसे मैंने बोला था हल्दी जो है उसको शाम को पिया करो तो बॉडी में कभी दर्द नहीं होगा। ये चीज़ें यूरोप में जो है कुछ लोग बैठ गए भाई साहब पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, बोला हम लोगों ने खोज दिया है। तो इंडिया ने कहीं लिख नहीं रखा है कि हमारे पास में ये पुरानी नॉलेज है। तो इसकी वजह से दुनिया जो है उसको क्या करती है कि हाँ ये हमारा आविष्कार है। उन्हें क्या वो मूवी है कौन सी, जिसमें बोलता है ये मेरा आविष्कार है, नहीं मेरी कार है, कौन सी है 1 2 3 कौन सी फंटूस करके कुछ मूवी का नाम है। तो आप लोग समझ सकते हैं कंडीशन क्या है। अगर कोई चीज़ आपके पास में है और आपके पास में उसका एक तरीके से ना वैलिड प्रूफ नहीं है, आप लोगों ने उसको कहीं पर लिखित में नहीं रख रखा है, तो कोई भी आकर उस पर अपना बोल सकता है कि भाई साहब ये मेरा हक है, ठीक है। तो साडा हक इत्थे रख वाली बात आ जाती है। मिलिट्री कोऑपरेशन में बात करें तो इंदिरा नेवी की एक्सरसाइज है। इसी के साथ में TSENTR ये आर्मी की एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ज्वाइंट मिलिट्री प्रोग्राम में बात करें तो ब्रह्मोस जिसका इतना चर्चा रहा रिसेंटली अभी, ये इंडिया और रसिया का प्रोग्राम है। 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुखोई जो इतना ताकतवर जो जहाज है रसिया के सपोर्ट से यहाँ पर, ये सारी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे याद आती है, मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया होगा, जब बराक ओबामा साहब जो है हमारे देश में विजिट पर थे, यहाँ पर हमारे देश के अंदर में देख रहे थे कि हाँ किस तरीके से 26 जनवरी पर जब उनको बुलाया था परेड के हुए, तो वहाँ पर सारे के सारे वेपन जो है जो हम लोग दिखा रहे थे वो सारे रसिया से खरीदे हुए थे, ठीक है। उस टाइम पर कई जो न्यूज़ एजेंसी हैं वो भी बोल रही थी कि इस पर जो बराक ओबामा साहब ये सोच रहे होंगे कि बेटा खरीद उनसे रहे और हमको दिखा रहे हो। तो पर लेकिन वो पुरानी बातें थी। अब हम जो है इन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेवल पर अब चीज़ें अपना इंडिजिनस लेवल पर लेकर चल रहे हैं। अभी नेक्स्ट हमारी चीज़ अच्छी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इल्यूशन HAL, ये टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ में KA-226T ये ट्विन इंजन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, तो ये भी रसिया की हेल्प से है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया और रसिया की अभी ले भी चुके हैं और आगे पाइपलाइन में भी है जिससे मिलकर काम किया जा रहा है। काफ़ी लार्ज इंपोर्ट आप लोगों को रसिया से हमारे आने वाले टाइम पे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के डेट में पेंडिंग हो गई है, क्योंकि रसिया की और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से उन्होंने डॉलर जो है उस पर रसिया के यूज़ करने से रोक लगा दी है। तो रसिया का जो रूबल है और इंडिया का जो रुपी है उसमें हम लोग आज की डेट में व्यापार करने के पूरे रास्ते हम लोग बना चुके हैं एक दूसरे के साथ में। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज़ में थे, ठीक है। ये आप लोग खुद देख लो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अच्छा, आप लोग क्या लगता है हमारे सबसे अच्छे रिलेशन आज के डेट में किस देश के साथ में है? रसिया के साथ में है, USA के साथ में है, जर्मनी के साथ में है, फ्रांस के साथ में, UK के साथ में है, पाकिस्तान के साथ में है। बताइए किसके साथ में, आप लोगों को क्या लगता है किसके साथ में है? जापान के साथ में है। रिसेंटली इंडिया के द्वारा साइन की गई थी एक डील जिसको बोला गया था एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड। यहाँ पर किसके कंट्री के साथ में यहाँ पर ये देखने को मिला था? जापान, रसिया, UK या फिर USA? कौन सा आंसर देगा? वेट कर रहा हूं मैं, देखता हूं कौन आंसर देता है। तब तक एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के सामने। इंडिया और रसिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं रिलेशन के बारे में, तो फर्स्ट इनफॉर्मल समिट दिल्ली में हुई थी 2018 में। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया कुंदकुलम जो पावर प्लांट है ये आंध्र प्रदेश के अंदर में, वो इंडिया के द्वारा बेसिकली यहाँ पर रसिया से कोऑपरेशन करके बनाया गया है। विंग कमांडर राकेश शर्मा साहब के बारे में बात की जा रही है इंडियन एयरफोर्स के, तो यहाँ पर रसिया के सपोर्ट से ही 1984 में जो यहाँ पर बेसिकली पहुंचे थे, तो उस प्रोग्राम के बारे में बात की जाए तो ये भी सोवियत यूनियन का था। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पूछा गया है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबोव? सही आंसर क्या है? A, B, C या फिर D? आप लोग बताइए।
तब तक यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ, यूपीएससी के लिए इतनी इंपॉर्टेंस आप लोग देखते हैं इस टॉपिक की। बात की जा रही है यहाँ पर क्या कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील ओवर इंडिया रसिया डिफेंस डील। इसलिए मैं कहता हूँ कंपेयर किया जाता है इंडिया और यूएसए को, अक्सर डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू द जो स्टेबिलिटी इन द इंडो जो पैसिफिक रीजन के हिसाब से, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर खुद यूपीएससी ने 2020 में आप लोगों से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो आगे भी बन सकता है जैसी सिचुएशन अभी बनी हुई है, ठीक है। तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश नहीं है, यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में है, तो ये गलत हो गया और गलत ही पूछा गया, बाकी दोनों सही है। बाकी यहाँ पर तो बताने वाली बात ही नहीं है, आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर आप लोगों को रसिया देखने को मिलेगा। तो इसको कहते हैं टॉपिक को सही से तसल्ली से तैयार करना। यूपीएससी के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, अक्सर से अलग से क्वेश्चन बनाया गया, आंसर राइटिंग भी आप लोगों की होगी, बेसिक डिफेंस डील हो गया जो कि स्टैटिक पोर्शन की कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है दोनों के बीच में, प्रीलिम्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, और न्यूज़ में क्या था वो भी सारी बातें डिस्कस कर ली। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत हो तो फिर आ जाना, हवेली पर मिलते हैं टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से चीज़ों को तैयार करने का, ठीक है। कई सारे बात करते हैं सर आंसर राइटिंग के बारे में, तो यार बता तो रखा है आंसर राइटिंग, आप लोग जाओगे तो यहाँ पर देखते हैं, ये आप लोगों को एसएलवी पीडीएफ देखने को मिलेगा जहाँ पर नोट्स वगैरह मिलते थे। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल, इसकी वजह से नहीं मिल पाते हैं, आने वाले टाइम में अभी जल्दी स्टार्ट होंगी सारी चीज़ें, फिर से टेंशन मत लेना। आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों को क्वेश्चन पोस्ट करने के दिया जाता है, वहाँ पर आप लोग आंसर पोस्ट करते हैं, और ये आप लोगों को ग्रुप हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों से इसको डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आए। बेसिकली हमारे देश में कई सारे कानून हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं, लड़कियों के साथ में कई बार रेप होता है उसके बारे में बात करते हैं, और कई बार यहाँ पर लड़कियां जो हैं उनकी कंसेंट भी रहती है, पर लेकिन यहाँ पर कई बार उन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी होता है। यानी कि आप लोगों को पता है जो कानून होते हैं वो लड़कियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं, पर लेकिन कई सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जिसमें लड़कियों को प्रोटेक्शन कराने वाले कानून जो है उनका गलत इस्तेमाल किया गया, बेसिकली इंसान को फंसाने के लिए। तो दोनों ही चीजें सही है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों को टैकल करना है कि लड़कियों के साथ में कुछ गलत भी ना हो और उस कानून का गलत इस्तेमाल भी ना हो। तो ऐसा बेसिक बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के बारे में आर्टिकल काफी डिटेल में हिंदू के द्वारा कवर किया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और केस है यहाँ पर कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर यह बात की गई, बेसिकली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से बेसिकली यहाँ पर यह बोला गया कि एक क्राइटेरिया है हमारे देश में जिसमें हम लोग एज के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री में अगर बच्चों के बारे में बात करें तो 18 साल से नीचे का अगर कोई भी यहाँ पर बेसिकली इंसान है उसको बच्चा माना जाएगा। ये हमारी कंट्री में कानून के तहत आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। यानी कि 18 साल जो है वो एक ऐसी एज मानी गई है जिससे नीचे के बच्चे, एक तरीके से जिससे के नीचे को आप लोग बच्चा मानोगे, ये यहाँ पर क्राइटेरिया रखा हुआ है। ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई जिसकी एज जो है वो अबोव 16 है और बिलो 18 है, इस कैटेगरी में कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें निर्भया वाला केस जो था वो भी इसी कैटेगरी में निकल कर आया था। तो इस एज के बारे में सोचने की बात की जा रही है कि कैसे इस एज के बारे में सोचे, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश में एक पोक्सो के नाम से कानून है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये जो कानून है हमारी कंट्री में, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। आप लोगों को बताना है इसका मिनिस्टर कौन है, ये आप लोग बताएगा। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कानून है ये बच्चों को सेक्सुअल असोल्ट से बचाता है, यानी कि बच्चों के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो यौन उत्पीड़न बोलते हैं आप लोग, उससे बचाता है, ठीक है। उनकी पोर्नोग्राफी, उनसे रिलेटेड कोई वीडियो ना बनाए, उससे बच्चों को ये बचाता है। और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट भी बनाने की बात करता है कि हाँ स्पेशल कोर्ट बनाया जाए ताकि वो केस जो है लंबे समय तक पेंडिंग न पड़ा रहे, उस केस का फटाफट जो है वो सोल्यूशन निकल कर आए। ये बातें कहां पर बोली जाती है, ये बातें यहां पर इस पोक्सो एक्ट के तहत बोली जाती है। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों में बता दूं, कई सारे राज्यों ने अभी अमेंडमेंट करके अपने यहां पर कानून लेकर आया गया है कि यहां पर अगर कोई भी यहां पर बच्चे के साथ में ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो उन्होंने अभी इनहेंस कर दिए हैं यहां पर, जो कि पनिशमेंट दिया जाता है, फांसी की सजा भी यहां पर दी जा रही है अगर बच्चे के साथ में कोई भी कैसी भी छेड़खानी करता हुआ पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि आज की डेट में यहां पर तकड़े कानून हो गए हमारे देश में भी, अगर बच्चे के साथ में कोई भी किसी भी तरीके से कैसी भी हरकतें करता हुआ पाया जाता है,
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी खुद बताती है यहाँ पर कितने सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर कई सारी ऐसी हरकतें सामने निकल कर आती है। तो एक तकड़ा कानून होना लाजमी है अगर हम लोग चाहते हैं इन चीज़ों को बेसिकली कम करना। पर लेकिन कानून से ही काम नहीं चलता है ओनली, हम लोगों को भी यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक के साथ साथ में जो कानून है उसकी हम लोग को एक तरीके से नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसके चलते हम लोग को अवेयरनेस फैलाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर बात की जाए यहाँ पर इसके बारे में तो कई सारे फीचर हैं। सबसे पहले तो पोक्सो एक्ट जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि जेंडर न्यूट्रल टोन पर यहाँ पर एक लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, 18 साल से अगर नीचे हो तो यहाँ पर उसके ऊपर फोकस किया जाए। कई जगह यहाँ पर लड़कियों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, पर लेकिन बच्चों में लड़का और लड़की दोनों होते हैं। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल ऑफेंस बस लड़कियों के साथ ही होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लड़कों के साथ भी जो छोटी एज के बच्चे होते हैं बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंस उनके साथ में होते हैं। तो दोनों को कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाए। तो जेंडर न्यूट्रल ये यहाँ पर कानून है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जरूरी भी है, ठीक है। पर लेकिन कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि रिपोर्टिंग जो है ऑफेंस की वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब जानने वाला बनता होता है कोई अगर ऐसी हरकतें करता है तो आसपास का कोई जानने वाला इंसान होगा, यार दोस्त रिश्तेदार कोई सगा संबंधी, वो ऐसी हरकतें करेगा तो उस टाइम पर यहाँ पर जो रिपोर्टिंग होती है वो काफ़ी कम होती है। यानी कि लोग जो है अक्सर इज्जत बेइज्जती उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और पता है कि पनिशमेंट जो है वो काफ़ी तकड़ा है, यानी कि फांसी की सजा भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर कई बार जो है उस चीज़ को वो रोक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है यहाँ पर इस कानून की, अगर ये कानून जो है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि इतने टाइम तक ही आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी है, तो कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से ना इंसान को फंसाने के लिए भी किया जाता है इस्तेमाल। पर लेकिन अगर बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ है और वो बच्चा उसको बाद में आके बता रहा है तो एक अच्छी बात भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि हर एक कानून में कुछ अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गलत भी हैं, उनको सुधारना चाहिए हमेशा। इसमें जो बच्चा है उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है, बस यहाँ पर जो कोर्ट है उसके सामने यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहती है, ताकि कल को अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटे तो यहाँ पर बच्चे की जो एक तरीके से आइडेंटिटी सामने आए तो उसके करियर पे काफ़ी मतलब करियर उसकी लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ऑलरेडी बच्चा इन चीज़ों को झेलने की कंडीशन में नहीं रहता है, तो इसलिए जरूरी है कि इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको एक तरीके से सिक्योर रखने की कोशिश की जाती है, ताकि उनकी बेसिकली जो नाम है उनकी आइडेंटिटी सामने निकल कर न आए। आप लोगों को मैंने अपनी कंट्री के पोक्सो एक्ट के बारे में बताया कि हमारी कंट्री में पोक्सो एक्ट आने के बाद भी हम लोग चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि हम लोग और देशों के कंपेयर में बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। यानी कि और देशों के कंपेयर में तो हम लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं, वो आप लोगों को यहाँ से दिखेगा। अभी यहाँ पर पोक्सो एक्ट को लेकर 2019 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें बोला गया कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए वो बेस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें हमारा सिस्टम है, और इवन हमारा देश जो है वो यूके, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ जाता है। इतने अच्छे कानून हम लोगों ने यहाँ पर बना रखे हैं। इसके अंदर में 2020 में नई ओब्लिगेशन यानी कि नए दायित्व भी डाले गए। देखिए क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, यहाँ पर कोई भी एक तरीके से इंसान है, एक तरीके से उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। घर पर कोई नौकर रख लिया, ठीक है, उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए प्रॉपर, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। एक तरीके से अगर बात करें तो बच्चों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर उसको एक तरीके से हर एक इंसान को हम लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको सेंसिटिव बनाना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए यहाँ पर, जो कि कोई भी टॉलरेंस अगर होता है यहाँ पर एक तरीके से कोई बच्चों के खिलाफ कोई एक तरीके से गलत चीजें होती है तो जीरो टॉलरेंस यहाँ पर होना चाहिए। अगर बच्चे के खिलाफ कुछ भी पाया जाता है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तो ये काफी जल्दी जरूरी है। तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। जो भी बातें मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिए कि क्या क्या फीचर्स हैं पोक्सो एक्ट के यहाँ पर, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, बोला गया है कि इट इज एन ऑफेंस टू नोट रिपोर्ट एंड एब्यूज, ठीक है, तो ये एक ऑफेंस की कैटेगरी में है, कोई लिमिटेशन नहीं है। राइट टू कंपनसेशन भी दिया गया है, आइडेंटिटी जो है छिपा के रखनी है, पीरियडिकली वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए एवरी एम्प्लॉय जो भी यहाँ पर जो बच्चों के साथ में खासकर इंटरेक्ट करता है, और इसी के साथ में राइट टू लाइफ और सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल 21 के तहत भी आप लोगों को यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। पर फिर भी इतनी कुछ होने के बाद भी कानून का मिसयूज होता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, उसी मिसयूज के चलते यहां पर बोला जा रहा है कि इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का नाम लेकर कई बार यहां पर कई सारे लोगों को गलत तरीके से फंसाया जाता है, तो उसको कैसे रोकना है इसके ऊपर फोकस दिया जाता है।
जो भी बातें मैंने आप लोगों को अभी बोली है वो ये स्लाइड जो है बखूबी आप लोगों को समझाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा। और एक बात बोल दूं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली सारा मटेरियल मिल जाता है। तो टेंशन मत लेना, टेलीग्राम से जाकर पीपीटी को डाउनलोड कर लेना, चाहे आप लोग हिंदी में तैयारी करें चाहे आप लोग इंग्लिश में, तो सारी चीज़ें दोनों में यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लेना, इसको अच्छे से आप लोग इंजॉय कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, मिसयूज होता है कानून का, वो कैसे? मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की है, वो एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं एक दूसरे की कंसेंट से। लड़की की उम्र जो है वो 16 साल से ऊपर हो चुकी है, पर लेकिन फिर भी उसका कंसेंट होने के बाद भी, क्योंकि वो जो है पोक्सो एक्ट के तहत में यहाँ पर चाइल्ड कंसीडर किया गया है, उसके बाद भी यहाँ पर इसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो उसको रेप की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और रेप के बहुत ही तकड़े यहाँ पर एक तरीके से पनिशमेंट है अगर किसी के साथ में ऐसा रेप यहाँ पर होता है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक यहां पर माना जा रहा है। यानी कि अगर बोला जाए गर्ल चाइल्ड 16 की है, पर लेकिन 18 साल से ऊपर जो है वो कंसेंट माना जाएगा, 18 साल से नीचे उसको बच्चा माना जाएगा। उस बच्चे के साथ में अगर कोई दूसरा बच्चा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं उसकी जिंदगी जो है बर्बाद कर सकता है, चाहे दोनों की सहमति क्यों ना हो। समझ रहे हैं? मान लीजिए उसने सहमति बोल दी कि हाँ हम लोगों ने सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाए थे, पर लेकिन घर वाले जो है उसको पकड़ गए और घर वाले बोले कि नहीं हम लोगों को केस करना है, ये सहमति नहीं थी, और लड़की जो है घर वालों के प्रेशर में आकर मना कर गई कि हाँ सहमति नहीं थी, जबरदस्ती थी। समझो अब सामने वाले के साथ में क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी के चलते यहां पर जो ये एज है ना, इसके क्राइटेरिया को थोड़ा सा एक तरीके से ढंग से एनालिसिस करने की बात की जा रही है, क्योंकि एक ऐसा जो यंग कपल है वो एक ऐसे जो कि नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जैसा उनको लगे वो एंजॉय कर रहे थे, अब वो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर में आ चुके हैं। अब एक क्राइम कर दिया है उन्होंने यहां पर एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाकर, जो कि रेप की कैटेगरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है अगर इसी चीज का मिसयूज होने लगे। जब तक ये चीज सही है कानून के हिसाब से चल रही है, पर लेकिन अगर मिसयूज होने लगे तो फिर खतरनाक हो जाता है। बोला जा रहा है कि ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन, यानी कि आंख बंद कर सामने वाले को क्रिमिनल कैटेगरी में डाल देना, डिग्निटी, बेस्ट इंटरेस्ट, लिबर्टी और प्राइवेसी सबका हनन यहां पर होता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इसके ऊपर फोकस देना। और ऐसे जब केसेस आते हैं तो कोर्ट के ऊपर और एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता है, यानी कि कोर्ट जो है वैसे ही इतने सारे केसेस के साथ में जूझ रहा है, अब और केस यहां पर सामने निकल कर आते हैं। तो ये जरूरी है कि इस तरीके के केसेस को ढंग से टैकल किया जाए। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों के सामने। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। जहां पर भी जो भी डाउट है क्लियर कर आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक में अगर डाउट रहेगा तो ये टॉपिक नहीं है, रियलिटी में ये आप लोगों की जिंदगी के आसपास में आप लोगों को चीजें घटित होती हुई नजर आती हैं। और हो सकता है कि आपका कोई आसपास में जान पहचान वाला भी इस तरह की कंडीशन में फंस जाए, तो एटलीस्ट आप लोगों को नॉलेज तो होनी चाहिए कि हाँ यार ये चीजें हैं, इसके ऊपर इस तरीके से काम करना है। तो ये जरूरी है अंडरस्टैंड करना, ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा आंसर राइटिंग के लिए, और एक क्वेश्चन होगा अटेम्प्ट करने के लिए, वो आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आंसर राइटिंग का वो आप लोग यहां पर अच्छे से कर सकते हैं। बात की जा रही है कि बहुत सारे कानून है हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि हमारे देश में सेक्सुअल एब्यूज के केस जो है बच्चों के खिलाफ वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस डिस्कस करना आप लोगों को इस इश्यू को, ठीक है, ये हमारे देश में जो इश्यू है इसको, इस मुद्दे पर प्रकाश डालना है कि मुद्दों पर चर्चा करनी है कि आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है। बाकी यहां पर अगर बात की जाए तो अगर बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, जो यहां पर इसके बारे में बात करें, जिसको UNCRC आप लोग बोलते हो, ये बेसिकली 1989 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, ताकि बच्चों के खिलाफ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको टैकल किया जा सके। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखते हैं, उसको नेशनल लेवल पर नहीं, उसको थोड़ा सा एक एंगल आप लोग इंटरनेशनल लेवल का भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों का आंसर जो है वो और बेहतरीन हो जाए। तो ये आप लोग जरूर करना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाते हैं। जैसे यहां पर बात की जा रही है राइट टू डेवलपमेंट, ये बच्चे का अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेशन, ये अभिव्यक्ति का अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन आप लोग इसको बेसिकली बोल सकते हैं, तो ये भी यहां पर एक अधिकार है। तो कौन सा सही है? यहां पर ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ABCFD। वीडियो को पॉज कर आंसर दे लिया करो, बाकी आंसर आप लोगों के सामने डी है। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोग इसको समझ सकते हैं, आंसर डी हो गया। अब टॉपिक पूरा आप लोगों के सामने है, इस तरीके से टॉपिक को कवर करना चाहिए कि आप लोग हर एक तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सको। बोला क्या गया, पोक्सो एक्ट क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डे है वो भी बता दिया, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या हमारा देश का एक्ट जो है वो सही नहीं है पर फिर भी क्या कमी है, उसके ऊपर क्या काम करना है, वो सब चीजें आप लोगों को समझा दी। तो डाउट होगा तो बताना जरूर, उसको जो है दूर किया जाएगा। और फीडबैक अपना जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो
तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कुछ ऐसी न्यूज़ है जो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन जाती है। जैसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर सिंथान स्नो फेस्टिवल कहाँ पर हमारे देश के अंदर में ये नॉर्मली होता है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर सिंथान मैदान जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो इसके बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। बात की जा रही है सीएम के जो चंद्रशेखर राव हैं उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया BR अम्बेडकर जी से रिलेटेड जो यहाँ पर सेक्रेटरीट है स्टेट का हैदराबाद के अंदर में, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। BR अम्बेडकर जी से रिलेटेड एक राज्य के द्वारा अभी यहाँ पर आप लोगों को मैंने डिस्कस भी किया था कि अवार्ड स्टार्ट किया गया है दलित कम्युनिटी के लिए, जो भी यहाँ पर कुछ करेगा सोसाइटी में उसके वेलफेयर के लिए उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। कौन से राज्य ने उसको स्टार्ट किया है बताइए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के द्वारा स्टार्ट किया गया यहाँ पर। ये बेसिकली कोविड-19 की दवाई है जिसका नाम है INCOVA की, ठीक है। तो इनकोवैक जो दवाई है उसके बारे में बात की जा रही है ताकि जल्दी से चीज़ों को कंट्रोल किया सके, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम रिसेंटली अभी देखने को मिली, कोविड-19 के केसेस बढ़ते हुए नजर आए, तो इससे काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि नाक के थ्रू यहाँ पर दी जा रही है। ओके, इसी के साथ में यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले यहाँ पर अंजी खाद ब्रिज के बारे में। ये एक ब्रिज था जो कि यहाँ पर केबल की हेल्प से जो इंस्टॉल किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ब्रिज था जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। और इंडिया के अंदर में पहला ये केबल पर टिका हुआ रेलवे ब्रिज है। रोड ब्रिज तो आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली के अंदर भी है, क्या नाम है उसका बताइए, और भी कई जगह देखने को मिल जाएगा, पर रेल का ये फर्स्ट केबल ब्रिज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और नाम था यहाँ पर अंजी। अंजी किसके ऊपर रखा गया है, क्योंकि जो इसके नीचे से जो नदी गुजरती है उसका नाम है यहाँ पर अंजी रिवर, तो उसी के नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और इसी के साथ में NAFED के द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर दिल्ली के अंदर में। देखिए जो मोटा अनाज है ना उसको लेकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मिलेट्स डे के बारे में हम लोगों ने बातें की, तो इसका सीधा फायदा किसको होगा अगर ये चीज़ें हम लोग इस तरीके से प्रचार और प्रसार करेंगे, बताइए। सीधा फायदा हमारे किसानों को होगा। तो इसी के चलते यहाँ पर जो NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, तो मिलकर काम किया जा रहा है इनके द्वारा ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो ये याद रखिएगा, एक ऐसी बॉडी है हमारे देश के अंदर में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पर, इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर के फील्ड में। और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट जो इंडिया लिमिटेड है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट बात की जा रही है कि फाउंड की गई थी जो बर्थडे महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1958 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बर्थडे पर इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, बाकी ये कुछ आप लोग याद रख सकते हैं। ब्रिज का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली अभी, तो क्वेश्चन बन सकता है। कुछ इकोनॉमी की न्यूज, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड किंगडम ऑफ कंबोडिया के द्वारा फाइनलाइज किया गया यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एग्रीमेंट होते हैं यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी के फील्ड में। वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर बांग्लादेश की ताकि फाइनेंस किए जा सके नए प्रोजेक्ट। एक पाकिस्तान है उधर रो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है बांग्लादेश में। देखो 1971 में अलग हुए थे तो ये फायदा देखने को मिला, वरना पाकिस्तान पीछे खींचता था हमेशा इसकी पूंछ पकड़कर, ठीक है। रेल विकास निगम लिमिटेड याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नवरत्ना बन गया है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टेटस जो है बेसिकली यहाँ पर, तो इसको नवरत्ना की कैटेगरी में डाल दिया गया है। नवरत्ना हमारे देश में मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है यहाँ पर। जैसे नहीं पहले राजा रजवाड़ों के नवरत्न हुआ करते थे, तो ऐसे ही हमारे देश के नवरत्न है ये। नवरत्ना कंपनी है परमिटेड टू इन्वेस्ट 100 करोड़, और इसी के साथ में 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल लेवल का भी स्टेचर यहाँ पर बन जाता है कंपनी का जब इस तरीके से स्टेटस दिया जाता है। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये जो न्यूज़ है एक वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें बात की जा रही है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये एक बहुत ही प्यारा सा ग्रुप है जो खासकर एशिया पैसिफिक रीजन के ऊपर फोकस करता है, मेनली तो एशिया में आप लोग बोले, क्योंकि इसके जो मेंबर हैं उसमें जब आप लोग उसको जानेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके का एरिया है। कई बार आप लोग बोल सकते हैं कि जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको एशिया का नेटो भी बोला जाता है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह है कि इसको कंपेयर किया जाता है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में इसको कंपेयर किया जाता है।
तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट टाइम पर चीजें क्या चल रही हैं, जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब क्या है, मतलब मैं आप लोगों को पहले कुछ बातें बताता हूं कि आज की डेट में आप लोगों को पता है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो हमारे पास में है। इसी तरीके से संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंसी है वो भी हमारे पास में है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमको प्रेफरेंस दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग अपने देश की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे। तो कई सारे देश के साथ में हम लोगों ने कुछ इस तरीके का माहौल भी बनाया था कि ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास में रहे, और हम अपने आप को प्रूव भी करना चाहते हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो हम लोग इस तरीके से रेस्पॉन्सिबल हैं कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभा सकते हैं। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऐसा ग्रुप है, जब ये बनाया गया तो ओरिजिनली इंडिया इसका पार्ट नहीं था। जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा। जब इसको क्रिएट किया गया था, ये था बेसिकली 15 जून 2001 में इसको क्रिएट किया गया था। उस टाइम पर 5 देशों के द्वारा इसको मिलकर बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर चाइना में देखने को मिलेगा। फिर आगे चलकर इसमें और भी देश यहाँ पर ऐड होते चले गए, जैसे चाइना, जैसे यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान एक साथ में ऐड हुए। जैसे इंडिया ने बोला हम इसका पार्ट बनेंगे, ठीक है, रसिया ने बोला इंडिया को पार्ट बनाएंगे, चाइना ने बोला पाकिस्तान तो मेरा लंगोटे यार है, इंडिया बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा। मतलब किसको कंपेयर कर रहे हो, किसके साथ में, कुछ भी, इंडिया बनेगा तो पाकिस्तान ही बनेगा। चलिए सही है। फिलहाल के टाइम पर अभी यहाँ पर ईरान जो है वो जस्ट मेंबर बनने ही वाला है, लगभग बन चुका है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो चुके हैं। अभी और कई सारी कंट्री ऐसी हैं जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ये सारे ऑब्जर्वर के स्टेटस में यहाँ पर बैठे हुए हैं आज की डेट में। तो ये एक ऐसा ग्रुप बनता जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं बोलते हैं कि नेटो को कंपेयर करने की बात यहाँ पर की जाती है इसमें, और इंडिया इसका पार्ट है। तो सोचने वाली बात है, और खुद हमारे यहाँ पर इसकी मीटिंग हो रही है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है भाई साहब, जब हमारे घर में बर्थडे पार्टी होती है या फिर हमारे घर में शादी होती है तो हम सबको न्योता देते हैं। तो हमने यहाँ पर भी न्योता भेजा सबको, जो भी मेंबर थे यहाँ पर, सारे के सारे मेंबर कौन है यहाँ पर, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे मेंबर हैं। तो हम लोगों ने जब न्योता भेजा तो भाई साहब पाकिस्तान और चाइना के पास भी न्योता गया कि भाई साहब पार्टी है 4 से लेके 5 मई को, वो भी गोवा के अंदर में, और गोवा में तो वैसे ही पार्टी मस्त होती है, तो टाइम से पहुंच जाना, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ये नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से। 2011 में पहली बार पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल लीडर हमारे देश में आया था, और वो थी हिना रब्बानी। याद होगा कितना मजाक उड़ा था वहाँ पर कि पाकिस्तान की कुछ कई सारी एक तरीके की चीज़ें थी यहाँ पर अब यहाँ पर 12 साल के बाद में जो एक तरीके से जिनका नाम है यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी, वो यहाँ पर अभी आ रहे हैं मई के महीने में इस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जो यहाँ पर आएंगे। तो ये कंफर्मेशन हो चुकी है, चाइना और पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो देखते हैं मुद्दा कैसे चलता है। अभी फिलहाल ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आगे जैसे ही मीटिंग होती है तब इसमें क्या क्या यहाँ पर बेसिकली इसका एक तरीके से ना जो क्या क्या इसमें जो निकल के आते हैं यहाँ पर, इनके द्वारा जो भी बातें की गई, एग्रीमेंट किया गया, जो भी यहाँ पर मीटिंग की हाईलाइट्स होंगी वो फिर आप लोगों की आगे कवर हो जाएंगी। फिलहाल के टाइम पर ये आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन के मतलब 2-4 दिन के अंदर में अभी आप लोगों को इसके ऊपर और भी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। बात की जा रही है इलोन मस्क साहब के बारे में। ये इंसान जो है धरती का सबसे अमीर इंसान है। और वो क्यों है? क्योंकि ये हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। ये एक तरीके से चीज़ों को ऐसे लेकर चलता है कि कोई और नहीं कर सकता। एक तो सारे वो काम करता है और सारे के सारे काम जो है वो एक तसल्ली में करता है, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने आप। ट्विटर खरीद लिया भाई ने, तो सबको आप लोगों ने देखा होगा ब्लू टिक मिला करता था ट्विटर के ऊपर। तो ब्लू टिक का मतलब क्या था कि ये पर्सन जो है ये एक वैलिड पर्सन है, एक वेरीफाइड पर्सन है। अभी उस ब्लू टिक को लोग देखकर ये बोलते थे वाओ यार ये एक तरीके से ऑथेंटिक पर्सन है। पर भाई साहब ने पूरी कंडीशन ही चेंज कर दी। ब्लू टिक को सबसे छीन लिया। कोई सेलिब्रिटी है, कोई फिगर है, कोई पब्लिक फिगर है, सबसे छीन लिया। बोला कि ब्लू टिक का मजा लेने के लिए आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि ब्लू टिक देने के लिए सब्सक्रिप्शन लगा दिया भाई साहब ने। और ऐसा नहीं कि इसमें ब्लू टिक ही मिल रहा है ओनली, इसमें 2-3 चीजें और आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर बोले तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा एक तरीके से ब्लू टिक के साथ में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि आप लोग अपना ट्विटर जो है जो ट्वीट करते हैं उसको एडिट कर सकते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होगी। बहुत सारी और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर वेरीफाइड की जाती हैं। कई सारी एमिनेंट पर्सनैलिटी का ब्लू टिक छीना, तो उनको बोला गया कि पेमेंट करो, अपना ब्लू टिक ले लो आप लोग यहाँ पर। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर एक तरीके से उनके द्वारा रख दिए गए हैं कुछ कि ये फुलफिल अगर करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर ब्लू टिक मिल जाएगा। यानी कि आप या फिर मैं भी, जैसे मेरा ट्विटर हैंडल है, अगर मैं वहां पर ब्लू टिक लेना चाहता हूं तो वहां पर उसको ले सकता हूं कुछ पेमेंट कर। फायदा क्या होगा? कल को चलकर अगर मैंने कुछ ट्वीट किया और उस ट्वीट में कुछ गड़बड़ हो गई, यानी कि पता चला उससे किसी को दुख हो गया, तो मैं उसको एडिट कर सकता हूं आसानी से, वरना डिलीट ही करना पड़ता है उसको। तो यहां पर उसके अंदर और भी
कई सारे फायदे हैं। शायद मुझे लगता है शेड्यूल वेड्यूल का कुछ और भी होगा, मैंने ज़्यादा देखा नहीं उसके बारे में। एक दिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर बच्चा कह रहा था, सर ट्विटर पे इतने एक्टिव क्यों नहीं रहते हो, ठीक है। मैंने कहा यार जहाँ एक्टिव रहता हूँ वहाँ मैं रह लूँ बहुत अच्छे से अपनी, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। सोशल मीडिया हैंडल वो इसलिए है ताकि आप लोग थोड़ा बहुत कनेक्ट हो जाओ वहाँ पर, वरना वहाँ पर इतना टाइम मिल नहीं पाता है, ये आप लोग चीज़ समझ पाते हैं। बस ये है कि आप लोगों से कनेक्टिविटी बनी रहे, वहाँ पर मेरी कोई फेक आईडी क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि अगर किसी सोशल मीडिया हैंडल पर हम लोग नहीं रहते हैं तो फिर क्या होता है वहाँ पर उसके फेक आईडी बनना स्टार्ट हो जाती है और पता चला कोई और ही चला रहा है वहाँ पर, तो ये मुद्दा रहता है। जैसे इंस्टाग्राम पर आप लोग देखोगे, फेसबुक पर देखोगे, तो इसलिए वहाँ पर प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन रहती है, वहाँ पर मेरी पिक्चर रहती है और पता रहता है कि हाँ ये एक ऑथेंटिक जो एक तरीके से प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये है बातें, बाकी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप लोग इन सोशल मीडिया हैंडल पर हैं तो, ओके। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा दोस्तों। ये हमारा सेक्शन है जिसको बोलते हैं कौन बनेगा छोटू करोड़पति। तो देखता हूं इसके आंसर कौन देता है अच्छे से, और अपने बेसिकली काउंट कर लिया करो, जो भी पूरे लेक्चर के अंदर में मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं उनको देखा करो, उनकी नंबरिंग देखा करो, और फिर ये बताया करो कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए हैं। और बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आप लोग देखो प्रैक्टिस कितनी हो जाती है, डेली 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाते हैं। फिर जब आप लोग एप्लीकेशन के ऊपर में जाते हैं, वहां पर आप लोग जाकर उन चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं, तो वहां पर अच्छे खासे आप लोगों के अटेम्प्ट हो जाते हैं, उसको आप लोग वहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से होता है कि आप लोगों की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन होती चली जाती है, फिर रिवीजन होता रहता है। जैसे कल किस ने टेस्ट दिया एप्लीकेशन के ऊपर में, तो आप लोगों ने वो भी देखा, वहां पर शाम को टेस्ट था 5 बजे, तो वो भी आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई वहां पर। तो अगर रेगुलरली आप लोग जो चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूं उसको ढंग से करके चलोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा यार, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। बस आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को करना पड़ेगा जितनी प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। बोला जा रहा है कि कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है G20 स्पेस इकोनॉमी, जो लीडरशिप मीटिंग होती है, एक तरीके से लीडर्स की मीटिंग है इन इंडिया। मतलब कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, इंडिया में ही हो रही है। G20 की नॉर्मल सी बात है, सारी यहीं पे होगी। तो ये है शिलोंग, इसी के साथ में गंगटोक, गुवाहाटी या इम्फाल। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ABCFD। तो सही आंसर आप लोग यहां पर बताइए, कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। यहां से एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा कि कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने ये अनाउंस किया है BR अंबेडकर जी के नाम पर अवार्ड, ताकि जो दलित कम्युनिटी है उनके वेलफेयर के लिए अगर कोई काम करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या है, ABCFD, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सी सिटी जो होस्ट कर रही है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब हम लोग यहां पर अपनी बेसिकली एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर बात करें, विच कंट्री इज होस्ट ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट्स फूड फेस्टिवल। तो इसका आंसर तो आप लोग दे ही पाओगे, नॉर्मल सी बात है, जब उसकी चेयरमैनशिप हमारे पास में तो बाकी चीजें भी हमारे पास में होगी। तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान या तजाकिस्तान। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। दोस्तों ये है आज का आप लोगों का CSAT का क्वेश्चन, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर इसको अटेम्प्ट करिए, फिर सॉल्यूशन भी आप लोगों को इसका बताया जाएगा। तब तक हम लोग अपनी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन देख लेते हैं। यहां पर ये ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहां पर मैं आप लोगों की रामसर साइट कवर कराता हूं। तो जो भी इंपॉर्टेंट सारी की सारी रामसर साइट है वो आप लोगों की कवर यहां पर हो रही है, इनको अच्छे से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बात की जा रही है किसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर इस राज्य से आप लोग आते हैं तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर इस स्टेट से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है यहां पर, ये है बेसिकली कारिकली, जो बर्ड सेंचुरी है, जिसको हिंदी में कारिकली पक्षी विहार आप लोग बोलेंगे। ये कहां पर पाई जाती है, ये पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये क्या है यहां पर, ये है चंगलापट्टू। तो ये तमिलनाडु के अंदर में बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1972 में। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन गया, ये अभी बन सकता है क्योंकि इसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया था 2022 में। तो ताजा ताजा है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, वो नहीं कि बस ही हो गया खाना रखा हुआ, तो ऐसा तो नहीं है। 5 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। तो इससे क्या होगा, ये इतना एरिया हो गया इसका, और बहुत सारे जीव जंतु जो यहां पर पाए जाते हैं उनके भी नाम यहां पर प्रोवाइड करा दिए हैं। तो बेसिक क्या है, बेसिक यहां पर यह कि आप लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए बर्ड सेंचुरी की, ठीक है, किस स्टेट के अंदर में है। रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो रामसर साइट के बारे में पूछ लिया जाता है कि कहां पर है रामसर। रामसर याद रखेगा ईरान के अंदर में एक लोकेशन है जहां पर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। तो हम लोगों ने रामसर साइट के दर्जे देने स्टार्ट कर दिए ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो लेक, झील वगैरह होती हैं, ऐसे एरिया होते हैं। और हमारे देश में टोटल कितनी रामसर साइट है आज की डेट में, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन सा आंसर देता है।
तो ये अलग अलग एरिया है जहां पर बहुत सारी रामसर साइट है हमारे देश के अंदर में, तो उनमें से कुछ रामसर साइट इस स्लाइड में भी मेंशन है। तो रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए यहां पर ये प्रोवाइड करा देता हूं मैं, ताकि आप लोग बार बार देखो तो कुछ कुछ आप लोग के याद रहने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो बेसिक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या था, G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स जो मीटिंग है वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो याद रखिएगा यहां पर ये शिलोंग के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। तो G20 की जो स्पेस इकोनॉमी लीडरशिप जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज कराई जा रही है यहाँ पर, बेसिकली किसको ऑर्गेनाइज कराई गई यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही थी। ठीक है, यानी कि जब स्पेस की बात करते हैं तो यार इसरो ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के नाम पर अवार्ड यहाँ पर दे रहा है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा यहाँ पर अंबेडकर साहब जी के नाम पर यह अवार्ड दिया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट विल फॉर्म 51 करोड़ एक कोर्स यहाँ पर बनाएगी, जिसमें से अवार्ड दिया जा सकेगा एवरी ईयर। 3 करोड़ वर्थ का अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा किसी भी ऐसे इंसान को लिए जो दलित कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा ये अवार्ड होने वाला है। आने वाले टाइम में इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी बातें और भी जानने को मिलेगी। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द कंप्रेस्ड जो बायोगैस है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या लग रहा है आजकल मुझे, जो भी आज की डेट में ग्लोबल लेवल की कॉन्फ्रेंस है, कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस आप लोगों को इंडिया के अंदर में देखने को मिलेगी। तो ये काफी बड़ी बात है यहाँ पर। तो न्यू दिल्ली के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। तो इसके चलते पूछा भी जा सकता है थीम क्या है, तो टुवर्ड प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड द ग्रोथ। तो ये बोला गया है, यानी कि कंप्रेस्ड जो बायोगैस होती है उसकी बात की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यहाँ पर इसको एक तरीके से प्रोवाइड करा रही है। इसके मिनिस्टर कौन है आज की डेट में, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो हमारे देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो टूरिज्म, जिनका नाम है यहाँ पर श्रीपद नायक, उनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें इनोग्रेट की गई मुंबई के अंदर में। तो अगर आप लोगों से सिटी भी पूछ ले तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग देश से कई सारे लोग आप लोग यहाँ पर देखने को मिले जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, CSET का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर है D यानी कि 149। और अगर एक्सप्लेनेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग देख सकते हैं, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब आप लोगों को कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूं, आप लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाता हूं। यहां पर ये शब्द ऐसे होंगे जो NDA, CDS, SSC, बैंकिंग, APFC में एंटोनिम सिनोनिम से पूछे जाते हैं। अगर UPSC की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेंगे। स्टेट पीसीएस के अंदर भी आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी होती है। अच्छे शब्द होंगे, अच्छा आंसर आप लोग लिख पाएंगे, खासकर अगर इंग्लिश की बात करें तो। पहला शब्द है, इसको बोलते हैं एडोरेशन। एडोरेशन क्या होता है? आराधना करना, किसी की भक्ति करना, किसी के प्रेम में, बेसिकली एक तरीका आराधना है, एक तरीका पवित्र शब्द आप लोग बोल सकते हैं। वर्शिप करना, आराधना करना, पूजा भक्ति, ये सारी बातें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यानी कि एक तरीके से किसी की चीज में सहमति जताना कि हाँ ये सही है, हम लोग इसको मानते हैं। तो इस शब्द में आप लोग बड़ा ही प्यारा सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी अगर आप लोग के सामने आए तो इसको एडोरेशन बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो यानी कि ये शब्द एक काफी इंटरेस्टिंग है। और ये सारे के सारे शब्द जब आप लोग के सामने आते हैं तो ये अलग अलग मैगजीन, न्यूज़पेपर में या फिर कई बार आप लोगों ने किसी ने किसी को बोलते हुए सुना होगा, तो समझ में आती है चीजें जब आप लोग याद रखते हो। आपको कैसे याद रखना है? इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करके। ठीक है, आप लोगों ने सुना है कि ऊपर वाला जो है वो हर जगह पर होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्वव्यापक, यानी कि एक वर्ड है यहाँ पर, इसको बोलेंगे यूबिक्विटी। तो यहाँ पर अगर कोले की इंसान जो है हर जगह देखने को मिलता है, कहीं पहुंचो भाई साहब ये इंसान जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो हर जगह प्रकट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको यूबिक्विटी के नाम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग शब्द है, आप लोग आपस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो शब्द है ये है एब्ट्रूड। तो इसका मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना, यानी कि एक तरीके से किसी को कहीं से निकाल भी देना, दखल करना भी आप लोग बोल सकते हैं, बाहर निकाल देना। ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं इंटरफियर है। ठीक है, जिसको बुलाया नहीं गया है वहां पर आकर एक तरीके से कोई इंटरफियर कर देना, यानी कि एक तरीके से एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ पर इंसान आएगा या फिर ये सिचुएशन बनेगी, तो वहां पर ऑब्स्ट्रूड आप लोग वर्ड यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरफियरेंस करना भी आप लोग नॉर्मली बोल सकते हैं। और जब ऐसा कोई पर्सन आता है तो बदनामी बहुत होती है, तो इसको बोलते हैं इनफेमी। ठीक है, यानी कि बदनामी हो गई। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर गलत कंडीशन होना। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन में आ जाना कि मतलब एक तरीके से ना, कई बार एक तरीके से लोग जो है इज्जत बेइज्जती पर बहुत जीते हैं यार। ठीक है, तो वो वाली चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसको आप लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्रेडुलस, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर। बेसिकली इसको बोलेंगे नॉर्मल भाषा में, अगर आप लोग बोले तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं एक तरीके से प्रभावशाली। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा शब्द अगर आप लोग बोलेंगे
प्योर हिंदी का, तो ये विसंभी भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बड़े ही डिफरेंट से और इंटरेस्टिंग शब्द थे। कौन कौन से शब्द आप लोगों ने पहले सुन रखे थे ये बताइए, किस किस ने नए शब्द सुने हैं ये बताइएगा, मुझे पता चलता रहना चाहिए कि क्या क्या आप लोगों ने सुना। और दिल से बताना रिवीजन किसने किया है, ठीक है। फिर से वही बात बोलूंगा, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। जो मुझे छोड़, रिवीजन कह रहा है, जो मुझे छोड़कर तुम जो जाओगे बड़ा पछताओगे, तो रिवीजन को छोड़कर नहीं जाना है। तो फिर से वही बात बोलूंगा, रिवीजन किस किस ने किया है बताना। जो भी बोला था कि सैटरडे संडे बेसिकली कोशिश किया करो एटलीस्ट संडे में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। तो किस किस ने किया है ढंग से बताना जरूर, ओके। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर बोलूं कि लेक्चर को फीडबैक करना है आप लोगों को, इसको 10 में से नंबर देने हैं, तो कितने नंबर आप लोग यहां पर दोगे? और इसी के साथ में आप लोग अपना कल का शेड्यूल कैसा रहा उसको कितने नंबर दोगे, उसको भी आप लोगों को एनालिसिस करना है। और फिर से बोल रहा हूं, जिंदगी आपकी है, संवारनी आपको है। कोई और आएगा मजे लेकर जाएगा, वो ढंग से चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेगा। आप लोगों की लाइफ है, अपने हिसाब से आप लोगों को लेकर चलनी है। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो बताइएगा किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। और खासकर जब बात करते हैं, कोई नया महीना स्टार्ट होता है, नया वीक स्टार्ट होता है, बल्कि नया दिन स्टार्ट होता है, आप लोग उसमें बोल लो, नया साल स्टार्ट होता है, कुछ भी बोल लो, हर एक दिन आप लोग एक नई एक तरीके से भावनाएं देता है कि चलो आज कुछ नया करते हैं। पर लेकिन आप लोग हो कि उसको पुराने जैसा बना देते हो, कुछ चेंज करने के लिए तैयारी नहीं होते हो। तो चेंज करने में डरो मत यार। चेंज स्टार्टिंग में बुरा लगता है, बाद में आप लोग उसको एंजॉय करोगे, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। तो बताना जरूर कैसा लगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको भी दूर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है।